कि मुझे एक बार मतदान दीजिए आप, और फिर बोलिए। मैंने सारा प्लान तैयार करके रखा है। सबसे पहले स्कूलों के पीछे ध्यान देना है। और आज अल्लाह का एहसान है कि हमारे स्कूलों की हालत सुधर रही है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% सुधर गई है, लेकिन सुधर रही। देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जो हूँ, मैं पार्टी से ज्यादा मेरे नेता को मानता हूँ। आदाब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आज़ाद आवाज़ पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ हमारे मेहमान फिरोज शेखू वाले, जो गट नेता, माजी शिक्षण सभापति। फिरोज भाई, आपका आज़ाद आवाज़ चैनल में स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कारंजा शहर को एक पॉडकास्ट के नाम से ये जो मंच उपलब्ध करके दिया है, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमें भी हमारी कुछ बातें बोलने का जो खुलकर मौका मिला है, उस और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आप सभी का, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर अप्रिशिएट। चलो सवालों की तरफ बढ़ते हैं फिरोज भाई। जी। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आप एक पार्टी के गट नेता रह चुके हो और शिक्षण सभापति भी रह चुके हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि जब आप शिक्षण सभापति थे, उसके कार्यकाल में आपने कुछ खास मुख्य काम जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए थे, जो आपके थ्रू हुए, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे ऐसे कौन से काम जो आपने अंजाम दिए आपके सभापति रहते हुए? देखिए, कारंजा नगर पालिका में हम नवंबर 2016 में चुनकर आए। उसके बाद हमारे नेता हाजी मोहम्मद यूसुफ सेठ पुंजानी साहब ने मुझे गट नेता के रूप में चुना। मेरी उम्र गट नेता जैसी नहीं थी, लेकिन सेठ ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे गट नेता बनाया। साथ ही मुझे शिक्षण सभापति यह पद से भी नवाजा। तो जब मैं शिक्षण सभापति बना, उस समय हमारे स्कूल की हालतें इतनी खराब थी कि हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं थे। लेकिन मैं जब वहाँ उसकी तह तक गया, तो मुझे ये पता चला कि उस स्कूलों का जो रोस्टर है, बिंदु नामावली है, ये क्लियर नहीं होने की वजह से हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी टीचर की, वो नगर परिषद स्कूल। हाँ, नगर परिषद स्कूल की, वो भर नहीं पा रही थी। तो सबसे पहला काम, जब हम नगर परिषद पे आए, तो पहला जब हमने नगर परिषद की सर्वसाधारण सभा में जो ठहराव लिया, उस ठहराव में हमने सबसे पहले बिंदु नामावली रोस्टर क्लियर करने के लिए एक ठहराव लिया। उसका सारा खर्च करने के लिए मंजूरी ली, और उस पर हम लगे रहे। हमें 1 साल पूरा लगा बिंदु नामावली रोस्टर क्लियर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे स्कूलों की हालत यह है कि हमारे स्कूल में आज पवित्र पोर्टल से जो हमने रिक्वायरमेंट डाली थी, हमें टीचर मिल चुके हैं। हमारे पास 8 टीचर थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सारे टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं। पहले हमें क्या करना पड़ा कि पहले साल में तो हमें सीएसबी क्लॉक ओवर बेसिस में टीचर भरना पड़ा, लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि हमारे स्कूल में गवर्नमेंट से क्वालिफाइड टीचर, उच्च विद्या विभूषित टीचर, और जो कि एक एग्जाम के थ्रू आए हैं, ऐसे अच्छे टीचर सब। और वो बेसिक चीजें भी, जैसे कि गर्ल्स के टॉयलेट वगैरह को लेकर भी बीच में बहुत सारे मसले उठे थे, तो उसके तरफ भी कुछ फोकस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। देखिए, पहले क्या हुआ था कि मैं एक बार जब स्कूल गया, तो मैंने देखा कि बच्चे जहाँ पर पानी पी रहे थे, वो बहुत गंदगी थी। बहुत गंदगी थी। बहुत गंदगी का माहौल था। शौचालय का भी हाल वही था। हमने सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी। जैसे नगर परिषद की उर्दू स्कूल है, मराठी स्कूल है, ये सारी स्कूलों में हमने नगर परिषद से एक विशेष निधि उपलब्ध करके वो सारे काम हमने करवा के लिए, और वो सभी को पता है। क्योंकि पहले जो हालत थी, कई बार तो ऐसी कंडीशन थी कई स्कूलों की कि उसके छत डलते थे। लेकिन लोग हमारे पास आए, हमारे नेता के पास आए, उन्होंने हमको कहा कि बिल्कुल ये इसकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना है, दूसरी बातें छोड़कर सबसे पहले स्कूलों के पीछे ध्यान देना है। और आज अल्लाह का एहसान है कि हमारे स्कूलों की हालत सुधर रही है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% सुधर गई है, लेकिन सुधर। और उसको देख रहे हो की बहुत सारी चीजें हैं, जी जी। वो रास्ते को सोच के रखा हूँ। तो यही देखकर हमारे नेता यूसुफ सेठ पुंजानी साहब ने मुझे दोबारा शिक्षण सभापति के रूप में चयनित किया। बराबर। हमारे कार्यकाल में 2 बार सभापति, शिक्षण सभापति बनना, ऐसे मुझे ही सेठ ने पसंद। तो इसका अवसर सिर्फ आपको, हाँ, इसका अवसर मुझे मिला। मतलब यूसुफ सेठ ने आपके ऊपर भरोसा ज्यादा जताया और आपको बोलना उस हिसाब से उस पर न उतरे। आप जिस प्रभाग से आते हैं, प्रभाग नंबर 1, और बात वो प्रभाग में सबसे ज्यादा मसला पानी का है, मतलब वाटर सप्लाई के नलों का। जैसे उसके अंदर मेमन कॉलोनी आ गई, मेमन कॉलोनी 2 आ गई, आनंद नगर आ गया, और
बहुत एक नूर नगर भी शायद उसके अंदर है, जी। तो में गौतम नगर भी है, गौतम नगर भी है, नगर, शांति नगर। नया लक्ष्मी नगर भी है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव होने की वजह से यहाँ नल से होने वाली परेशानी, जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, जी। वो उनका मसला आरोग्य से जुड़ा हुआ है। अगर उनको बोरिंग का पानी पिएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस बारे में आपने अभी तक क्या प्रयास किया, उस बारे में आप बताना चाहिए। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उपस्थित किया। देखिए, पानी एक बहुत बड़ी गरज है। पानी के बगैर बहुत बड़ी नीड है इंसान के लिए, जीवन के लिए सबसे बड़ी नीड पानी है। मतलब आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से काम प्रोसेस, हाँ, नहीं, नहीं, प्रोसेस में 100%। मतलब ये 4 साल जो इलेक्शन लम गया उसकी वजह से शायद वो नहीं, नहीं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे बड़ा कारण है। क्या हुआ कि हमारे ही कुछ लोगों ने ये पानी रोकने का काम किया। पानी तो रोक। चंद चंद लालच में आकर ये पानी को रोका। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों को मालूम है कि किसने किया। तो क्या वो आपकी पार्टी से? जी, जी, हमारी पार्टी से थे, लेकिन बाद में हमारी पार्टी से वो बाहर चले गए, तो वही मुद्दे के ऊपर वो हमारी पार्टी छोड़ा। अच्छा। और वो मुद्दा आज बहुत गहराया हुआ है। लेकिन तो पानी की जो समस्या है ना, लेकिन मान लीजिए जनता को जो मिलना चाहिए उनका हक वो नहीं मिल रहा, तो उस वक्त में अपन क्या कर सकते हैं? हाथ छीना गया। लेकिन उसके बाद में भी हम जब हमारा 3 जनवरी 2022 को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ नगर परिषद का, उसके पहले हमने पानी पुरोठा योजना के लिए एक नया प्रपोजल तैयार किया था। नया प्रपोजल तैयार करके हमने भेजा है, और जल्द ही 1,30,00,000 रुपए की पानी पुरोठा योजना कारंजा शहर में फिर से शुरू होने वाली है। तो फिर भी इसका एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन आप बता सकते हैं कि? किसी चीज ना, देखिए कैसा है, अभी तो इलेक्शन शुरू है। हाँ, मतलब ये इलेक्शन के बाद ही ये अमल में क्या है। है, इसका इसका फॉलोअप देने के लिए हमारे पास पावर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपने अपने प्रभाग के लिए और आरोग्य के लिए, मतलब आपके प्रभाग में आरोग्य की सेवा के लिए आपने कभी कोई प्रयास करना चाहा? जैसे कि जिस प्रभाग से आप आते हैं वो प्रभाग में मतलब कुछ गरीब तबका ज़्यादा है, बिल्कुल। मतलब ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए एक छोटा-सा मोहल्ला क्लिनिक जो हफ्ते में 1 दिन कम से कम डॉक्टर विज़िट कर सके, ऐसा कुछ प्रयासों के बारे में आप सोचते हैं फ्यूचर में? जी, आरोग्य वर्धनी केंद्र के लिए हमने प्रपोजल दिया है। अभी गांव में 4-5 जगह पर आरोग्य वर्धनी केंद्र शुरू हुए हैं। मैंने अभी एक मौलीपुरा में भी जो है, वो कुछ ही दिनों में एक आरोग्य वर्धनी केंद्र शुरू होने वाला है, जिसमें गरीब लोगों को निःशुल्क 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमने जगह भी उपलब्ध करके दिया है, और वो जल्द से जल्द वो भी होगा। इसी तरह आनंद नगर का भी जो इश्यू है, आनंद नगर के लिए भी हमारी रिक्वायरमेंट है, अब वो भी भेजा है। आंगनवाड़ी की रिक्वायरमेंट भेजा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ डेवलपमेंट सिर्फ़ लक्ष्मी नगर में हो रहा है, बाकी हाँ, जी, जी। थोड़ा-सा छूट जा रहा है। ऐसे के लोगों पे नाराज़गी। नहीं, नहीं, आपका बोलना बहुत बरोबर सही है। क्या हुआ जब ये जो प्रभाग था, प्रभाग क्रमांक 1 जो था, उसकी सीमा भले भले ही बड़ी हो, लेकिन प्रभाग क्रमांक 1 जो है, वो 2000 लक्ष्मी नगर छोड़कर बाकी जो एरिया है, वो 2017 में नगर परिषद के हाथ में आया। अच्छा। 20 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट की तरफ से गैजेट प्रसिद्ध हुआ, उसमें ये सारा एरिया नगर पालिका हद में आया। पिछली बार मैं जब चुनाव में खड़ा था, तो ये देखिए, उस समय सिर्फ 125 मतदान मेरे प्रभाग में था, प्रभाग नंबर 1 में। गौतम नगर जो है, ये मेरा ओरिजिनल प्रभाग था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रभाग मेरा नहीं है। नहीं। उसके बावजूद भी 9 साल से मैं लोगों को ये दर्शा रहा हूँ कि मैं इस प्रभाग का नगर सेवक हूँ। 9 साल तो लोगों को आपसे उम्मीद। लोगों को ये दर्शा रहा हूँ, 9 साल से मैं उनके काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों और काम करने वाले के ऊपर ही लोगों की नाराज़ी रही थी। मेरा प्रभाग नहीं भी था, आज भी मैं मेरे प्रभाग के लोगों से अपील करता हूँ कि आप आपके दिल पर हाथ रखिए, और आप बताइए कि आपने प्रभाग नंबर 1 में मतदान किया था। लेकिन फिर भी मैं आपको आपका नगर सेवक बनकर हर बार आपके सामने खड़ा हूँ। जब भी आपकी कोई समस्या आई, आपने फ़ोन किया, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने मुझे फ़ोन किया और उसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया और उसके काम तक मैं नहीं पहुँचा। भले ही काम हुआ, नहीं हुआ होगा, ये विषय अलग है, लेकिन मैं उसके काम तक ज़रूर पहुँचा। और कामों का भी अगर विषय किया जाए, तो कोरोना के समय क्या हुआ, लक्ष्मी नगर का जो एक रोड बना है, सबसे बड़ा मुद्दा आपको वही बोलना है कि लक्ष्मी नगर का डेवलपमेंट हुआ। लक्ष्मी नगर का जो एक रोड बना है, वो कोरोना के समय 3 करोड़ रुपए का निधि अवेलेबल हुआ था। जो कि मैंने बहुत प्रयास किया था, हमारे नेता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोरोना के समय जब उसका डामरीकरण शुरू था, उसी समय पुलिस प्रशासन ने हमारा काम बंद की। तो क्यों बंद कर दिया? बंद लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन के कारण तो काम बंद। एर्दोगन उसका मुख्य कारण बना। हाँ, खड़ी रोकने की। खड़ीकरण जो है, लक्ष्मी नगर, आनंद नगर, विदर्भ, बिलान नगर, इनका सभी का हो चुका था, सभी का हो चुका। जब डामरीकरण के लिए हमने हॉट मिक्स लाया, तो पहला रोल किया और हमारा काम बंद कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सारी निधि जो है कोरोना के
कोरोना की जो ये चल रहा था प्रादुर्भाव, इसके लिए पूरा विधि रोक दिया, और रोक दिया उसमें हमारे भी 3 करोड़ रुपए थे। अगर उस समय कोरोना नहीं लगता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने वो काम लाया था और मैं काम करने वाला था। लेकिन अब उस मेरी भी मजबूरी थी, गवर्नमेंट की तरफ से निधि नहीं आया, तो आपके पास उसके बाद मैंने इसके लिए फॉलोअप लिया, कंटिन्यू फॉलोअप लिया, लेकिन वो काम फिर बाद में धीरे-धीरे वो कार्यकाल खत्म हुआ, सत्ता बदली हुई, महाराष्ट्र में पूरी सत्ता बदली। सत्ता बदलने के बाद आप ही जानते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है वो उसका ही बिल्कुल, सत्ता बदलने से मुझे ये याद आया, हाँ, तो पिछली बार आप भारी बहुजन महासंघ मतलब जो आज वंचित है, वंचित उससे आपने चुनाव लड़ा था और जीत पे हासिल की थी। आज वो पार्टी आपके पास नहीं है या आपने पार्टी छोड़ दिया। तो अब जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी से, तो एमआईएम पार्टी में आने के बाद आपको क्या लगता है कि वंचित पार्टी में जो अपन थे जब पहले, अब इस बार एमआईएम पार्टी में हैं, तो आपको क्या इसका कोई बेनिफिट नज़र आता है? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जो हूँ, मैं पार्टी से ज़्यादा मेरे नेता को मानता हूँ। मेरा ये था कि आपका ये कहना है कि आपके जो नेता है, हाँ, वही आपकी ये पार्टी है। वो चाहे पार्टी ये पार्टी में रहो। वो मेरी पार्टी है, और मुझे उनके ऊपर विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। अब देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन पार्टी का, कि उनकी पार्टी के साथ रहकर उन्होंने हमको भी न्याय हाँ, दिया। एक मेजॉरिटी उसी पार्टी में जी, बनी जी, थी। जी। मैं उनका भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो पार्टी से मुझे फ़ायदा ली, आज भी देखिए कैसा है। फिर एमआईएम पार्टी ने पूरे 31 जगह पर अपने कैंडिडेट देने में नाकामी की, मतलब पूरे 31 कैंडिडेट पे आपकी पार्टी के पूरा कैंडिडेट नहीं है। इसकी कुछ वजह? देखिए, आज देश में जो है, वो बहुत बदलाव हो चुका है। अच्छा। देश में क्या हुआ है आज, बिरादरी समाज मतलब लोगों के ऊपर ही आज मतदान हो रहा है। अभी बीजेपी जैसी पार्टी कानूनी मुद्दे छोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भैया बीजेपी जैसी जो पार्टी है, बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो मुस्लिम एरिया में पहले अपनी सीट डाल नहीं पाती। लेकिन आज हमारी इसमें ऐसे कंडीशंस है कि लोगों ने विचारधारा छोड़ दिया है। पार्टी नहीं देख रहे, कुछ नहीं। बीजेपी तो गई थी है ना, सबका साथ सबका विकास का, आपको लगता है नहीं, इसके अंदर कोई का विकास अगर कहती है तो हमारे आंदोलन ने मुस्लिम एरिया का भी विकास करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने मुस्लिम एरिया का विकास? 21 करोड़ रुपए का निधि आया था, क्यों ब्रेक किया गया हमारा निधि? उसके बाद भी 26 करोड़ रुपए का निधि आया, वो क्यों ब्रेक किया गया हमारा? जब सबका साथ सबका विकास है, तो फिर सबका विकास होना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, उसको हमको तकलीफ दी जा रही है। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे काम रोके जा रहे हैं। क्यों रोके जा रहे हैं? ये भी तो समझना है। सबका बोलने से सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। हम नगर परिषद में थे, आप रिपोर्ट देखिए, हम नगर परिषद में थे, आप 40%, ठीक है, 60% काम हम करते थे, लेकिन 40% काम हमारे विरोधी नगर सेवकों को देते। मैं बताना चाहूंगा शिवाजी नगर की कामों के विषय में, गायकवाड़ थे, प्रमोद गायकवाड़ बोल सकते, उन्होंने उस समय काम किया, हमने ब्रेक नहीं किया। नहीं, नहीं। हमने उनको तो वनेला बुआ है, नितिन गढ़वा ने उनको भी काम दिया, प्रसन्न वो फड़सकर उनको भी काम दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे विरोधी है। लेकिन जब इनके पास पावर आया, तो इन्होंने ज़रूर हमारे साथ मतलब विकास का काम तो मेरे हिसाब से भी रोकना नहीं चाहिए। इनके पास जब काम आया, तो इन्होंने ज़रूर हमारे साथ ये अन्याय किया। जब भी हमारे कामों का विषय आया, तो हमारे कामों को रोका गया। तो एमआईएम से चुनाव लड़ने के बाद आपको क्या लगता है, आप मजबूत विरोधी पार्टी इस वक्त किसे मानती है? राष्ट्रवादी अजित पवार गठ को मानते हैं या बीजेपी को मानते हैं? मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आपका मुकाबला डायरेक्टली किससे है? देखिए कैसा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार और बीजेपी, ये दोनों पार्टियाँ एक ही है। दोनों पार्टियाँ एक ही है और इनसे हमारा मुकाबला है। आज अगर ये दोनों अलग-अलग लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का फायदा करने के लिए हाँ, युवा कहीं जगह पर है, कहीं जगह पर। नहीं, नहीं सुनिए ना, उनको पता है राष्ट्रवादी अजित पवार गठ जो लड़ रहा है, उनको पता है कि ये रुको डिवाइडेशन करना है और बीजेपी को लाना है, इसलिए लड़ रही है। ये दोनों एक ही है, ये कोई अलग-अलग नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एमआईएम पार्टी में आपका सुर्खियों में नाम आया था नगर अध्यक्ष के लिए, जी, जी, फिर अचानक से आपका नाम कम हो गया। जी। नहीं, कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। आप मतलब आपका नाम पीछे चले गया। नहीं, नहीं, पीछे भी नहीं गया है। मैं उसका भी आपको खुलासा दूँगा। हाँ, तो ये नगर अध्यक्ष के लिए जो आपका नाम आया था, जो अब नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते देखिए क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जब इच्छुक फॉर्म भरे गए, तो इच्छुक फॉर्म में हम 2 लोगों ने ही नगराध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा था। हैं? एक आपका था और अरे! एक मेरा था और एक हमारे ही सहयोगी जाकिर शेख का था। तो जब हमारा फॉर्म गया, तो लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे, तो हमने जो परिस्थिति देखी, तो हमको ये लगा कि भई जिस व्यक्ति की इस शहर के लिए कुर्बानी है,
जिस व्यक्ति ने इतना यहाँ पर शहर में ने लोगों के काम किए हैं, उन्होंने हमको हम दोनों में से लेना है ये तय कर लिया था। लेकिन हम दोनों ने भी उसमें कुर्बानी दिया। ज़ाकिर शेख और हमने भाई भाई जनता तो ये कहती है कि जिस नेता की आप बात कर रहे हैं जी। तो वहां पर अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये रूमर है। देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं नगर परिषद में जब था, मेरे फैसले मैंने ही लिए अच्छा। और ये सभी को पता है। मैं कई काम किया, मैं मेरे फैसले लिए, लेकिन एक बात है कि हम मेरे यानी मुझ में वो क्वालिटी थी कि मैं सारी चीज़ें जो है, वो अपने नेता को बताकर करता था और हमारे नेता ने कहीं पर भी हमको काम करने के लिए नहीं रोका। कोई भी काम करने के लिए नहीं रोका और इतनी अथॉरिटी दिया था हमारे नेता ने कि हमको यानी ऐसा कभी लगा नहीं कि हमारा कोई पावर छीन रहा है। बिल्कुल पावर था। अच्छा, आप जो प्रभाग 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, जी। अगर आपको जनता फिर से जिता देती है चुनाव, आप पे फिर से भरोसा करती है, तो आपने कुछ नया क्या जनता की वहाँ की जनता के लिए सोचा है कि आप कुछ नया इंप्लीमेंट क्या करेंगे वहाँ की देखिए डेवलपमेंट के लिए? देखिए पिछली बार आनंद नगर, नेमन कॉलोनी, हयात नगर, बिलाल नगर, विदर्भ, ये सारी जो कॉलोनी है हमारी, इस कॉलोनी के सिर्फ 125 मतदान थे और आज जो कंडीशन है, आज 24 को मतदान है। तो उसमें से 22 तो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहली बार मुझे मतदान करेंगे और मैं आपके मंच फ्रेश एयर नए हैं। हाँ, आपके मंच से उनसे आह्वान करता हूँ कि मुझे एक बार मतदान दीजिए आप और फिर बोलिए। मैंने सारा प्लान तैयार करके रखा है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से भी वो उस काम के पीछे था और वहाँ का कोई ऐसा रोड नहीं है जो मुझे पता नहीं है। हर रोड का मेजरमेंट में 2-2 बार लिया, उसका खड़ीकरण जो हुआ था वो मैंने ही करवाया। और सुनिए और पानी का जो विषय है, सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ा मुद्दा पानी। पानी की। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वहाँ पर सबसे पहले पानी पहुँचाना। रास्ते, नालियाँ तो होते रहेगी, पहले पानी पहुँचाना, उसके बाद में रास्ते और नालियाँ हैं। 26 कोटी रुपए के जो काम सैंक्शन हुए थे, वो काम आज गए ही नहीं है। आज भी वो प्रोसेस में है और इंशाअल्लाह वो काम ज़रूर होंगे। आप पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और भरोसेमंद नेता हैं और यूसुफ सेठ बुनियानी के बहुत ज़्यादा करीब है और गढ़ नेता भी आप रह चुके, शिवसेना सभापति भी रह चुके। तो क्या आप ये मन से एमआईएम का कुछ मैनिफेस्टो, मतलब आपकी सत्ता अगर आ जाती है इस चुनाव में, 2025 नगर परिषद चुनाव में, नगर अध्यक्ष भी आपका चुनकर आ जाता है और आपकी तादाद में मेंबर भी चुन के आ जाते हैं, तो आपने कभी डिस्कशन करके कोई आपका ऐसा मैनिफेस्टो है जो आप बताना चाहेंगे कि आप आने के बाद भी ये सब डेवलपमेंट करेंगे जनता के लिए कारंजा में? देखिए, एमआईएम जो पार्टी है, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, वो संविधान को मानकर और सबको साथ लेकर अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा जब हमें समझ में आई, तो हमने एमआईएम का दामन थामा है और हमारा तो ये कहना है कि दूसरी पार्टियाँ सबका साथ सबका विकास सिर्फ दिखावे के लिए करती है। हम यकीन जानिए कि हम सबका साथ और सबका विकास ये कैसे होता है, ये एमआईएम के माध्यम से आप सभी को बताइए। कुछ चीज़ें जो आपने सोच कर रखी है कि आपके आने के बाद में हमको ये नया डेवलप करना है, जी। जो आप जनता को बताना चाहते हैं? देखिए शिक्षण और आरोग्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा। मैं बता रहा हूँ शिक्षण और आरोग्य के विषय में भी बताऊँगा। देखिए, कारंजा शहर में पहले क्या होता था, जो गरीब तबका था, उन्हें शादी करने के लिए एक हॉल करना बड़ी मुश्किल जाती थी, बरोबर। बड़े पैसे देना पड़ता। लेकिन हमने हमारे कार्यकाल में ऐसे 2 सभागृह बनाकर दिए हैं, 2 करोड़ रुपए के सभागृह बनाकर दिए, जो आज गरीब जनता के काम आ रहे हैं और जिसका हमने कोई शुल्क भी नहीं रखा है। इसी तरह पिछली बार में हमने एक जगह एक्वायर की है, 17,500 स्क्वायर फुट जगह हमने एक्वायर किया है। 17,500। 17,500 फुट जगह हमने एक्वायर किया है, जिसमें हमारा 2 करोड़ रुपए का सभागृह बनाने का एक हमारा सपना है अच्छा। और ये यकीनन मतलब गरीब जनता को फायदा होगा बहुत। ज़रूर। और ऐसी जगह भी ऐसी है कि गाँव के एकदम बिल्कुल सेंटर में सेंटर। सभी सभी तबके पहुँच पाएँगे, सभी आसानी से वहाँ पर पहुँच पाएँगे। ऐसा हमने और वो भी हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, मतलब नगर परिषद हमारे बोले तो अपने नगर परिषद के नाम पर वो रजिस्टर हो चुकी है। देखिए, आपने आरोग्य के विषय में जो बात की है, तो आरोग्य के विषय में हमारा विज़न क्लियर है कि हमारा जो जूना सरकारी दवाखाना है, वो जगह बिल्कुल वेस्ट पड़ी है आज। वहाँ पर कुछ मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है या कुछ गलत-गलत लोग वहाँ पर बैठना-उठना शुरू कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें बार-बार आती हैं। उसके लिए भी हमारा एक विज़न है कि एक वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल हो।
नगर परिषद की जो पहले नगर परिषद का एक अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन उप जिला रुग्णालय हमारे कारंजा में बनने के बाद उसकी तरफ पूरा तरीके से दुर्लक्ष हो गया। हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की जो टीम थी, डॉक्टर्स की टीम भी कम हो गई। उप जिला रुग्णालय में सारे लोग जाने लग गए, तो उसके तरफ दुर्लक्ष हुआ। तो हमारी ये सोच है कि आपका लक्ष्य है। हाँ, एक सोच भी है, लक्ष्य है कि वो अच्छी तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल बने, ताकि लोगों को जो खर्च कर ऑटो से वहाँ जाना होता है, वो उनका प्रवास रुके और और जनता लोगों के को लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए। और एक फिरोज़ भाई आप आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि नगर परिषद की इमारत जो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो चुकी है उसकी, और वो नगर परिषद के सारे डिपार्टमेंट अभी वाचनालय में चल रहे हैं। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी निंदनीय बात है। इतनी बड़ी नगर परिषद होने के बाद आपको वाचनालय में जाके वो वाचनालय उसकी वजह से बंद हो गया। तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, कारंजा नगर परिषद की जो इमारत है, वो पुरातन इमारत है। उसके साथ छेड़खानी नहीं करती आती। इस वजह से आज नगर परिषद जो है वाचनालय में शुरू है। उसका वैसे हमने नहीं शुरू किया, पहले वालों ने शुरू किया था। हमारे पहले जो थे उन लोगों ने वो नगर परिषद जो है वाचनालय में शुरू किया था। अच्छा, अब मजबूरी है। आज तो कंडीशन ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग-अलग है। अगर कोई नागरिक को आना होता है तो आरोग्य में जाना है, तो आरोग्य के लिए अलग जाना होता है, टैक्स के लिए अलग जाना होता है, बांधकाम के लिए अलग जाना होता है, सारे डिपार्टमेंट अलग है, शिक्षण विभाग अलग है। इससे जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी ये परेशानी है, इसके लिए हमारी बॉडी ने एक जगह जो है वो खरीद कर लिया है। 12 शीट नंबर 12 में जो है, वहाँ पर एक जगह खरीद कर लिया है, जिसके लिए 6.5 कोटी रुपए, 6.5 करोड़ रुपए हमारी सत्ता में हमने खरीदा है। बाईपास की एक जगह है, उस जगह के लिए 6.5 करोड़ रुपए हमने भरा है, और उसकी बिल्डिंग का मैप और सारी चीजें तैयार है। और खास बात यह है कि 30 साल बाद जो डेवलपमेंट प्लान कारंजा में आया, उसमें जो आईयूडीपी का रिजर्वेशन था, वो आईयूडीपी का रिजर्वेशन भी हमने निकाला, और जल्द ही वो बिल्डिंग का काम भी प्रोग्रेस में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आपके कामों के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, और आपने आपका कीमती वक़्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत से मुद्दों को यहाँ पर क्लियर किया। इसी तरह आप लोगों से गांव के नेताओं से कुछ मुद्दे क्लियर कराएँ, ताकि उनके भी मन में जनता की सेवा करने का एक भाव पैदा हो, और हमारे कारंजा वासियों का कोई फायदा हो। धन्यवाद। थैंक